कि इस मुल्क में एक राइट विंग की रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पिछले 100 साल से है, वो वक़्फ के वजूद को तस्लीम ही नहीं करता है। अच्छा, उसका दैट्स अ मानना ये है डिफरेंट। कि मुसलमान यहाँ पर हमला-आवर रहे हैं और चूँकि ये हमला-आवर रहे हैं, तो इन्होंने हमला करने के बाद यहाँ की ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए और कब्ज़े करने के बाद उनको वक़्फ कर दिया और वक़्फ पे उनका सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं का है। तो इसलिए मानते हैं कि ये तो ग़स्ब की हुई ज़मीनों को वक़्फ किया गया है। जैसे वो हुँ, जो लोग पाकिस्तान चले गए मुल्क छोड़ के, उन जो मुसलमान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ बची, उनको एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है, दुश्मन की जायदाद कहा जाता है। यानी हुँ, नमाज़ हो रही है मस्जिद में और वक़्फ पर एतराज़ कर दिया किसी ने, तो नमाज़ बंद उसी मोमेंट हो जाएगी। अच्छा, तदफ़ीन उसी वक़्त बंद हो जाएगी कब्रिस्तान में। इमामबाड़े में मजलिस और दूसरे तमाम सब बंद हो जाएंगे और ये फैसला डीएम करेगा कि ये डिस्प्यूट पे ये वक़्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं। मैं ये मानता हूँ कि हम बर्रे-सगीर के जो हम लोग हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत, इसमें मुसलमानों के अंदर करप्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरे हुँ, ममालिक में ऐसा नहीं होता मुस्लिम ममालिक में, लेकिन हमारे अभी वक़्फ की प्रॉपर्टीज़ पे बेतहाशा कब्ज़े किए गए और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आमतौर पे क्या होता ही मुसलमान है, वो चेयरमैन खुद ही कब्ज़े करवा देता है, हुकूमत को भी करवा देता है, प्राइवेट पार्टीज़ को भी करा देता है। हुँ। तो मिसयूज़ और करप्शन बहुत ज़्यादा है वक़्फ में। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये है टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। बात करते हैं जो बिल पेश किया गया था हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में औकाफ के बारे में, यानी जो वक्फ अमलाक हैं जो मुसलमानों के कब्जे में हैं या उनके इस्तेमाल में हैं, उसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में ज़रा गुफ्तगू की थी। मैं आज चाहता हूँ कि ज़रा आप उस तरह समझाइए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो अमलाक जो कि मुसलमानों की हैं या उस वक़्फ़ की है, औकाफ की हैं, और ये बिल पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई हिंदुस्तान में? देखिए, औक़ाफ़ के अमलाक दरअसल तो अल्लाह की इमलाक हैं और मुसलमान उसके कस्टोडियन होते हैं। ये सभी जानते हैं और सारी दुनिया में ये औक़ाफ़ मौजूद हैं और आज से नहीं है, साढ़े 1400 साल से हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औक़ाफ़ कायम होने शुरू हो गए थे। हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में लोग वक़्फ़ करते रहे हैं। सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है और उनके पहले तो इंडिविजुअली लोग उसका इंतज़ाम इंसराम करते थे। 1913 में फिर अंग्रेज़ की सरकार ने मुत्तहिदा भारत में उसका एक बाकायदा एक कानून लाके उसके इंतज़ाम की कोशिश की। उसमें कुछ खामियाँ थीं तो 1923 में एक और अमेंडमेंट आया, फिर उसके ज़रिए उन खामियों को दूर किया गया। मकसद ये था कि वक़्फ़ की जो अमलाक हैं, वो जिस पर्पज़ से, जिस गर्ज़ से वक़्फ़ की गई हैं, वो उन पर ठीक से उनका इस्तेमाल हो। आज़ादी के बाद मुल्क में जो औक़ाफ़ बचे, उनके लिए हमारे पास 1955 में भी एक एक्ट आया जो हिंदुस्तान ने जिसको भारत ने अडॉप्ट किया और उसमें कुछ इस्लाहात की। वो कुछ लंगड़ा-लूला एक्ट था और उसकी वजह से वक़्फ़ के इस्तेमाल में भी परेशानी आ रही थी, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी की मिल्कियत को औक़ाफ़ को देने में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई उसका प्रॉपर सर्वे नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था। तो उसके लिए 1995 में एक और एक्ट आया और अब इस वक़्त जो एक्ट है वो 1995 का ही एक्ट है। उसके तहत वक़्फ को काफ़ी पावर्स भी दी गई थी कि वो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल ठीक तरीके से करें, उसके रिकॉर्डिंग हो, उसके सर्वेज़ हों, वक़्फ का ट्रिब्यूनल हो जो डिस्प्यूट्स को का रिड्रेसल कर सके, वक़्फ बोर्ड कैसे कायम हो, उसका तरीक़ा-ए-कार उसमें बनाया गया। तो पूरा एक इंतज़ाम फिर 2013 में कुछ और पावर्स दी गई। 1-1 रुपए महीना पे वक़्फ़ की पूरी-पूरी कई-कई एकड़ की प्रॉपर्टीज़ चली आ रही थी। तो रेंट कंट्रोल से उसको आज़ाद किया, वक़्फ़ का यूज़र को उसमें इस्तेमाल किया, मार्केट रेट पे वक़्फ़ को किराया मिले, उसका प्रोविज़न उस एक्ट में हुआ। ये सब चीज़ें हुई। तो अभी भी इसके बावजूद भी कि सब कुछ ये हुआ, वक़्फ़ की इमलाक मुख्तलिफ ज़राए से
किसी न किसी कब्ज़े में रहीं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पर तो खुद सरकार ने कब्ज़ा करके रखा, जहाँ ज़रूरत पेश आई चुपचाप कब्ज़ा कर लिया और कुछ भी बना लिया। वो जो वक्फ बोर्ड यहाँ कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, वो वक्फ बोर्ड भी उसमें सरकारी कंट्रोल किसी न किसी सूरत रहता ही है। मसलन ये कि जो वक्फ का मिनिस्टर होता है, वो चेयरमैन होता है उसका या फिर चेयरमैन का जो एमएलएज़ हैं, एक्स एमएलएज़ और प्रेज़ेंट एमएलएज़ उनमें से कोई एक उसका मेंबर होता है। मेंबरान पार्लियामेंट जो मुसलमान हैं, उनमें से कोई एक मेंबर होता है। मुतवल्लियान में से कोई एक मेंबर होता है। जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनमें से 1-2 मेंबर्स होते हैं। सीईओ के लिए ये तय है कि वो मुसलमान ही होगा। तो इस तरह फिर ये आपस में मिलके चेयरमैन चुन लेते हैं, जो स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। तो अब ये जो वक्फ बोर्ड है, चूँकि ज़्यादातर सरकारी लोग होते हैं, तो ये फाइलें गायब कर देने का काम और कब्ज़े का काम तो सरकारी कब्ज़े ऐसे हो जाते हैं। खुद मुसलमान भी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं, इधर-उधर बेच देते हैं, लंबी लीज़ कर देते हैं, मोटा पैसा लेते हैं। तो एक करप्शन खुद मुसलमानों की जानिब से भी बहुत बड़ा करप्शन है और हुकूमत की जानिब से भी है। ये हुँ, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि इस मुल्क में जो एक राइट विंग की रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पिछले 100 साल से है, वो वक़्फ के वजूद को तस्लीम ही नहीं करता है। अच्छा, उसका दैट्स अ मानना ये है डिफरेंट कि मुसलमान यहाँ पर हमला-आवर रहे हैं और चूँकि ये ओके, हमला-आवर रहे हैं, तो इन्होंने हमला करने के बाद यहाँ की ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए और कब्ज़े करने के बाद उनको वक़्फ कर दिया और वक़्फ पे उनका सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं का है। तो इसलिए मानते हैं कि ये तो ग़स्ब की हुई ज़मीनों को वक़्फ किया गया है। जैसे वो हुँ, जो लोग पाकिस्तान चले गए मुल्क छोड़ के, उन जो मुसलमान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ बची, उनको एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है, दुश्मन की जायदाद कहा जाता है और उसपे अच्छा, सरकार का कंट्रोल है अब। तो इसी हुँ, तरह आरएसएस का मानना आरएस वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी तो नहीं कहा जाता, लेकिन आरएसएस का मानना यह है कि ये ग़स्ब-शुदा है। अब चूँकि सरकार आरएसएस के कंट्रोल वाली सरकार है की और तो ये अचानक एक बिल लेकर आए हैं नया, जिसका नाम इन्होंने दिया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। जी, लेकिन अब इस बिल को जब हम पढ़ते हैं 1995 के एक्ट को और मौजूदा मुजव्विज़ा बिल को जब आप पढ़ते हैं, तो ये कहीं से भी अमेंडमेंट नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि ये नए सिरे से एक नया बिल पेश कर दिया गया है और नाम उसका अमेंडमेंट रख दिया गया है। इंतहा ये है कि जो बिल का नोमेनक्लेचर है, नाम है, वो नाम भी बहुत लंबा-चौड़ा नाम रख दिया है यूनिफाइड मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ के नाम यूनिफाइड वक्फ मेंटेनेंस बिल के नाम से लाए हैं। तो नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? नाम बदल रहे हैं। हुँ, उसके अलावा जो एक प्रोविज़न ये था कि मुस्लिम एमएलएज़ और एमपीज़ उसके मेंबर होंगे, वो उसमें से लफ्ज़ मुस्लिम को निकाल दिया। अब कोई भी हो सकता है। सीओओ जो मुसलमान होना जिसका शर्त था, उसमें से मुस्लिम का लफ्ज़ निकाल दिया है। अब कोई भी हो सकता है। ख़वातीन का 2 मुस्लिम ख़वातीन का रिप्रेजेंटेशन पहले भी था, अभी इसमें बाकी रखा है। अभी हमारे शिया वक्फ बोर्ड अलग होता था। उसमें आगा खानी और बोहरा वक्फ भी उसमें शामिल हो जाते थे। लेकिन अब इन्होंने अलग से उस बोहरा और शिया कम्युनिटी के लोगों को इसी में बोर्ड में शामिल कर दिया है। मोर ओवर आगा खानी का, शिया का और बोहरा का वक्फ बोर्ड अलग भी बनेगा, जिसकी कोई ज़रूरत हुँ, नहीं है। ये किया प्लस कि अब नॉन मुस्लिमीन यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है, जो तमाम सिख एंडोमेंट्स का इंतज़ाम करती है। उसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं होता, कोई नॉन सिख नहीं होता। इसी तरह ये आपके क्रिश्चियन एंडोमेंट्स हैं, उसका इंतज़ाम क्रिश्चियन कम्युनिटी करती है, कोई नॉन क्रिश्चियन उसमें नहीं होता। हुँ, इसीलिए टेंपल एंडोमेंट बहुत बड़ी तादाद में मंदिर हैं, जिनकी अपनी अलग से कमिटीज़ बनी हुई हैं और ट्रस्ट बने हुए हैं। उसमें कोई नॉन हिंदू नहीं होता। लेकिन हुँ, वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम्स को लाना चाहते हैं, एक पार्ट। दूसरा पार्ट आप जो चेंज कर रहे हैं, वो ये कि वक्फ बाय यूज़र का प्रोविज़न आप खत्म कर रहे हैं इस बिल के लिए। वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि कोई प्रॉपर्टी जो वक्फ की हैसियत से इस्तेमाल हो रही है, वो वक्फ डिक्लेयर्ड है, उसका वक्फनामा है या नहीं है, वो वक्फ है। उसको खत्म कर रहे हैं कि अब जो प्रॉपर्टी का वक्फनामा है, बस वही वक्फ होगी। तो ये एक प्रोविज़न ला रहे हैं। दूसरा एक वक्फ ट्रिब्यूनल जो बहुत बड़ा एक टूल था वक्फ को बचाने का,
ट्रिब्यूनल को खत्म कर रहे हैं। अब उसकी जगह पावर दे रहे हैं लोकल डीएम, जो कलेक्टर है या डीएम है, उसको पावर दे दी है कि वो वक़्त के इंतज़ाम की सारी जो अमल है वो अंजाम देगा। उसका नतीजा ये होता है कि हम देखते हैं कि डीएम तो कोई भी हो सकता है। वो डीएम वक़्त के लिए कितना हमदर्दाना व्यू रखता है या कितना मुआनिदाना तसव्वुर रखता है, ये तो उस डीएम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब अगर डीएम और फिर एक प्रोविज़न ये रख दिया कि किसी भी रजिस्टर्ड वक़्फ प्रॉपर्टी में 6 महीने के अंदर सबको रजिस्टर्ड करना होगा। अब रजिस्टर्ड वक़्फ़ प्रॉपर्टी चाहे वो मस्जिद है या वो बाज़ार है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, इमामबाड़ा है, कुछ भी है, उस पर अगर कोई शख़्स जाके ऐतराज़ करे कि ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ की नहीं है, मेरी है, तो विथ इमीडिएट इफ़ेक्ट डीएम को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दे, फैसला आने तक। यानी मस्जिद है तो खाली नमाज़ खाली दावा पढ़िए, करने पे, कब्रिस्तान खाली है तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट तब्दीली मैजिस्ट्रेट की कर पाबंदी सकता है। लगा दी। डिस्ट्रिक्ट जी? मैजिस्ट्रेट जी कर सकते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट जी। मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत पावरफुल होता है यहाँ। 700 जी, जिले हैं, हमारे हमारे भी है, 750 जिले, उन सब में एक ऐसे ही। डीएम होता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक होता एक है। सवाल आ रहा तो है उसको आता है ज़हन इख्तियार में। दे दिया कि वो जी, उस इस्तेमाल को रोक दे। यानी हुँ, नमाज़ हो रही है मस्जिद में और वक़्फ़ पर एतराज़ कर दिया किसी ने, तो नमाज़ बंद उसी मोमेंट हो जाएगी। अच्छा, तदफ़ीन उसी वक़्त बंद हो जाएगी कब्रिस्तान में। इमामबाड़े में मजलिस और दूसरे तमाम सब बंद हो जाएँगे। और ये फैसला डीएम करेगा कि ये डिस्प्यूट में ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब डीएम ओके। कब करेगा इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, तो कोई ये टाइम बाउंड री नहीं है, 1 ये साल में करे या 10 रीडिफाइन साल में कैसे या 20 होगा? साल में। ये रीडिफाइन कैसे होगा कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है या नहीं है? वो तो अब सदियों से चली आ रही है, अगर इमामबाड़ा के पास है या कब्रिस्तान के पास है, तो ये तो सदियों से होगा ना, कब्रिस्तान आज ये तो तो फिर नहीं मुकदमा डीएम के खुला कोर्ट है। में चलेगा, डीएम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, तो डीएम अपने दलाइल लेगा। हुँ, मैं इस सिलसिले में मैं ये मानता हूँ कि ये जो इख्तियार डीएम को दिया जा रहा है और जो नॉन हुँ, मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में लिया जाए, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे अर्ज़ किया था कि बाबरी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी थी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। 1948 में वहाँ पर जब मूर्तियों को रखा गया और ये शोर मचाया गया कि मूर्तियाँ ज़ाहिर हो गई हैं यहाँ, तो उस वक़्त ये कानून नहीं था जो अब बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के डीएम ने, जो के नैय्यर साहब थे, वहाँ कहा कि यहाँ डिस्प्यूट हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, इसलिए नमाज़ बंद कर दी थी। तो 1948 में जो नमाज़ बंद हुई, तो 6 दिसंबर 1992 तक न मस्जिद की शहादत तक नमाज़ कायम नहीं हो सकी वहाँ। तो उस वक़्त तो कानून मौजूद नहीं था, उसके बावजूद ये हुआ। अब तो कानून अगर ये बन जाता है, तो फिर तो तमाम 700 जिलों में हर डीएम को ये इख्तियार होगा और जब मेडिकल कोई ऑर्गनाइज़ेशंस कहीं भी ऐतराज़ कर दें, तो सारी मस्जिदों पर ये ऐतराज़ किया जा वो सकता तो है, सबसे हो सारी सकता है मस्जिदों में नमाज़ बंद की जा सकती है। कि कोई इस नुक्ता कानून नज़र नया से बहुत बनता है, खतरनाक मीडिया है। बहुत खतरनाक बात आप बता रहे हैं। ये जब कोई नया कानून बनता है डॉक्टर साहब, तो उसकी कोई बैकग्राउंड होती है, कोई उसकी पिछले कानून में कोई सुकम होता है, कोई प्रैक्टिसेस में झोल होता है, तो फिर ज़रूरत पेश आती है कि नया कानून बना लिया जाए, अमेंड कर दिया जाए या उसको रिव्यू कर लिया जाए। कोई ऐसी सूरत हाल थी पहले कि कोई गलत इस्तेमाल हो रहा था और प्रीवियस कानून का, लोगों ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हथिया ली थी, क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान में जानते हैं कि यहाँ औकाफ की प्रॉपर्टीज का बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया है, कब्जे हो चुके हैं और इस तरह के मामलात हैं, हमारे यहाँ तो है। वहां पे क्या मसला था? नहीं, यहाँ भी हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हम बर्र-ए-सग़ीर के जो हम लोग हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, इसमें मुसलमानों के अंदर करप्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरे हम्म, ममालिक में ऐसा नहीं होता मुस्लिम ममालिक में, लेकिन हमारे यहाँ भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ पे बेतहाशा कब्ज़े किए गए और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आमतौर पे क्या होता ही मुसलमान है, वो चेयरमैन खुद ही कब्ज़े करवा देता है। हुकूमत को भी करवा देता है, प्राइवेट पार्टीज़ को भी करा देता है। हम्म, तो मिसयूज़ और करप्शन बहुत ज़्यादा है वक़्फ में। तो ह एक डिमांड ये थी कि ऐसे प्रोविज़न कानून में लाए जाएँ कि वक़्फ पर कब्ज़ा करने वालों को, ग़स्ब करने वालों को एक अच्छी सख्त सज़ा
मिल सके, ये प्रोविज़न लाने का की बात चलती रही है। तो ये नहीं था कि आप इसको इस तरीके से चेंज कर दें, बिल्कुल उसकी जान ही निकाल दें, उसको टूथलेस बना दें, ऐसा हुँ, ऐसा कोई मुतालबा कहीं से नहीं था। ऐसा कोई प्रोसीजर भी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं किया। हमारा तरीका ये है कानून पास करने का, जब कोई पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, तो उससे पहले हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है, वो बिल का ड्राफ्ट तैयार करती है। वो ड्राफ्ट पब्लिक में जाता है। स्टेक होल्डर्स उसपे बहस करते हैं, उसमें तरामीम पेश करते हैं। पब्लिक पूरे मुल्क की पब्लिक उस पे बहस करती है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और तरामीम होती है, उसके बाद वो कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट अप्रूव करती है, फिर सेलेक्ट कमेटी को जाता है, सेलेक्ट कमेटी उस पे बहस करती है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में आता है। फिर जी। पार्लियामेंट बहस करती है, दोनों ऐवान अलग-अलग लोकसभा, राज्यसभा बहस करते हैं, फिर कहीं वो कानून बनता है। अब जो हुँ, बिल पेश किए जा रहे हैं पिछले कई बार से, तो उसमें ये प्रोसीजर नहीं अपनाया जा रहा। लॉ मिनिस्ट्री फ्रेम करती है, कैबिनेट अप्रूव करती है, पार्लियामेंट में लाते, 1 दिन में बहस कराते, 1 दिन में पास करा देते हैं। हमारे यहाँ लेकिन भी ये ऐसे ही हो रहा पहली बार हुआ है। है कि ये आप 1 दिन में पास आप नहीं अपने कराया आप जा को सके। आप अपने आप को इसमें मुमताज़ ख़्याल ना कीजिए, हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है अब। अचानक ही कानून नया आ जाता है, तो उसमें ये सूरत-ए-हाल तो है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है आगे कि इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? जो जो वो प्रैक्टिसेज़ हैं जिनका आपने ज़िक्र किया कि कब्ज़े कराए गए और चेयरमैन खुद करवाते हैं कब्ज़े, तो उसकी रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए था बजाय इसके कि सभी सारा ही सिस्टम लपेट दिया जाए। देखिए, इस पे चूँकि हुकूमत अब इस वक़्त हमारी उतनी मज़बूत नहीं है जितनी पिछले 10 साल में थी। हुँ, अपोज़िशन की बैसाखियों पे चलने पे मजबूर है और अपोज़िशन इतनी कमज़ोर नहीं, अब बहुत ताकतवर है, पहले जैसी कमज़ोर नहीं है। ये हुँ, रीज़न है कि पार्लियामेंट में उस पे एक सख्त बहस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ अभी है कि उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ा। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टेक होल्डर्स के साथ में बहस कर रही है। हुँ, मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं। मुसलमानों ने इसमें बाकायदा एक तहरीक चलाई है यहाँ और उस तहरीक के ज़रिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये लिखा है, तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने लिखा है, 1 करोड़ से ज़ायद, कि इस बिल को वापस लिया जाए। तो अभी हुँ, ये ईमेल्स गए हैं, लेटर्स लोगों ने लिखे हैं। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फिजिकल एक डायलॉग कर रही है तमाम स्टेक होल्डर से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ वक्फ बोर्ड के साथ में। तो ये प्रोसेस अभी 1 महीना और चलेगा। उसके बाद क्या रिपोर्ट देती है ये जेपीसी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये इसकी रिपोर्ट फिर अमेंडमेंट वो कुछ सजेस्ट करेगी, जैसे यही अमेंडमेंट के साथ नॉन मुस्लिम्स को इसमें क्यों मौका दिया जा रहा है। ये इस तरह के बहुत से अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है। वो फिर नया बिल नए सिरे से बनेगा, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, फिर पार्लियामेंट में बहस होगी। मेरा मानना ये है कि हुकूमत इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है कि मौजूदा सूरत में इस बिल को वो पास करे। क्योंकि उसके एलाइज़ बहुत ज़्यादा इसके हक में नहीं है। तो अगर खुदा ना ख़ास्ता पास कर भी दिया किसी सूरत इन्होंने, तो ज़ाहिर है कि अदालतों के दरवाज़े खुले और इसके जो प्रोविज़न्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इतने ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि ये कानून कोर्ट में ठहर नहीं पाएगा, अल्ट्रा वायरस करार दे दिया जाएगा। बट इसके सदर-ए-रग़्म एक दूसरी चीज़ है जो इससे ज़्यादा खतरनाक है। बिल पास हो या ना हो, अभी पिछले दिनों हफ्ता 10 दिन की बात है, यहाँ पर जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट विंग ऑर्गनाइज़ेशन है, विश्व हिंदू परिषद, उसने अपने हेड ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई जिसमें लॉ मिनिस्टर मौजूद थे और 30 रिटायर्ड हिंदू जज मौजूद थे और उसमें उन्होंने ये तय डिस्कस किया कि मथुरा और काशी के जो मुकदमात चल रहे हैं, उनमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है और वक्फ बिल को पास कराने या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब सवाल ये है कि विश्व हिंदू परिषद का कोई स्टेक नहीं है वक्फ बोर्ड पे। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों उसके कस्टोडियन है। इसमें विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल ही नहीं है, किसी तरह से कोई स्टेक नहीं है। आप क्यों उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं? तो वो अगर दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मैं रिकॉल करता हूँ कि बाबरी मस्जिद का जो मूवमेंट था, वो 1948 से 1984 तक
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने टेक अप नहीं किया था। अदालत में मुकदमा था, मुकदमा स्लो स्पीड से चल रहा था। बट 84 में इसी बीच हिंदू परिषद ने कहा कि हम इसे पब्लिक मूवमेंट बनाएँगे और उन्होंने सड़कों पे एक तहरीक शुरू की, नए-नए नारे इजाद किए, रैलीज़ निकाली। उसके बाद 89 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको अडॉप्ट किया, राम मंदिर के इश्यू को, और उन्होंने बाकायदा रथ यात्राएँ निकाली जिसमें फिसादात हुए, हज़ारों लोग उसमें मारे गए। तो ऐसा एक पब्लिक मूवमेंट इन लोगों ने बाबरी मस्जिद के लिए क्रिएट किया था। मुझे खौफ ये है कि ये बिल तो पास कराना हुकूमत की मंशा लगती भी नहीं और हुकूमत को बहुत आसान भी नहीं है इसे पास कराना। लेकिन एक पब्लिक मूवमेंट बनाना इसको, वीएचपी हुँ, जैसे सख्तगीर इदारों के ज़रिए, दैट कैन इसका बी वेरी इम्कान मुझे डेंजरस। ज़्यादा दिखाई देता है। वो बहुत खतरनाक हो सकती है। सूरत-ए-हाल आप एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं कि क्या हैसियत है इस वक़्त आपकी या मुसलमानों की हिंदुस्तान की सियासत में? यू आर 18 टू 20% ऑफ द पॉपुलेशन देयर। देखिए, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 18% तो कभी भी नहीं हुआ इस मुल्क में। 5 से हुँ, 6% 1952 से लेके अब तक है। अभी आके वो कुछ कम हुआ है। और राम मंदिर का जो मूवमेंट यहाँ चला, उसने मुसलमानों को लेजिस्लेटिव लेवल पर मार्जिनलाइज़ किया और अब 4% रह गया। सो मच सो कि जो हमारे यहाँ खुद को सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं, वो भी हिंदुत्व के इस मूवमेंट से डरीं और उन्होंने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने में ज़रा कंजूसी से काम लिया। लेकिन मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर पार्टीज़ के साथ जोश-ओ-खरोश के साथ इंतखाबात में हिस्सा लिया है। आप देख रहे हैं कश्मीर में एक फ़ेज़ का इलेक्शन हुआ है और शायद पहला मौका है कि 60% से ज़्यादा कश्मीरियों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। आगे भी इसकी उम्मीद है। तो हमारा एक डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि उसमें हिंदुत्व का रंग आ जाने के बावजूद मुसलमानों को बहुत सारे सेफगार्ड अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल अब देखिए वक्फ बिल पर जितना बड़ा मूवमेंट चला, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी चलाया, मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस ने भी चलाया और अभी चल रहा है और चलेगा और कोर्ट में गया तो अल्ट्रा वायरस करार दे जाएगा। तो ये एक सेफगार्ड है लेजिस्लेशन में, यानी लोकसभा और असेंबलियों में मुसलमानों की तादाद कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुसलमानों के स्टेक्स कम हुए हों, ऐसा नहीं है। ये आपके ये डेमोक्रेसी की आप ब्यूटी है कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में बहुत सारी परेशानियाँ हमें बढ़ी हैं। पिछले 10 साल में बहुत सी परेशानियाँ बढ़ी हैं, मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, सब हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक डेमोक्रेटिक राइट और वोट का राइट और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसमें अदालतों का एक बड़ा रोल, वो अभी एक काफ़ी बड़ी अदालतों हौसला के रोल अफ़ज़ा पे ज़रा सिल्वर बताइए। लाइनिंग है। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अदालतों के रोल पे कि अगर ये बिल पास होता है पार्लियामेंट से तो अदालत सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन करेगी। ये 370 जब आर्टिकल वहाँ पे एब्रोगेट हुआ, तब तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हमें हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट अ, एट लिबर्टी नज़र नहीं आई टू डील विद द सिचुएशन देखिए, एज़ इट वाज़। 370 का इश्यू बिल्कुल अलग एक इश्यू है। वो कश्मीर का लोकलाइज़्ड इश्यू था और वो 370 पे लोग बड़े बहुत खुश होते हैं। लेकिन 370 के में अमेंडमेंट कर के कांग्रेस ने उसको बेदम तो कर ही दिया था। एक मामूली सा धागा था जो बंधा हुआ था। आप उस पे गौर करें, 370 में कितने अमेंडमेंट कांग्रेस के ज़माने में होते रहे। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कुछ नहीं बोला, पीडीपी भी कुछ नहीं बोली, सब कराते रहे। अब जब उसमें इतने अमेंडमेंट हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोरोगेटिव था, उसने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और मुझे बताइए कि कौन स्टेक होल्डर है? अब 370 का किस्सा खत्म हो चुका है इस मुल्क में। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कश्मीर में लेकिन लड़ दूसरा रही हैं, चीज़ आ नेशनल गया ना, कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई 370 की रहमानी बात नहीं साहब, कर रहा, पीडीपी के अलावा दूसरे कोई नहीं किस्से आ कर रहा। गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग 370 का इंतखाबी वादा कर रहे हैं। इनके इख्तियार में नहीं है 370 को लाना। तो 370 का चैप्टर इस मुल्क में अब क्लोज़ हो चुका है और कोई सूरत नहीं है 370 को वापस करने की। चलिए, लेकिन ये चैप्टर तो क्लोज हुआ, दूसरे चैप्टर्स ओपन हो गए वहां पे। जो अभी हमने बांग्लादेश में सूरत हाल देखी और जो वहां पे डेवलपमेंट्स हुई, उसका क्या इम्पैक्ट आया है आपके हिंदुस्तानी मुसलमानों पे और आपकी सियासत पे,
खबरें तो ये थी कि वहाँ पे बंगाल में जो 8% हिंदू आबादी है, उनको टारगेट किया जा रहा है। इंडियन मीडिया ही बता रहा था। ये हम सब देखते रहे हैं और उसमें फिर एक यूएसए के रोल को बहुत हाइलाइट किया गया कि यूएसए ने ये करवाया बिकॉज़ ऑफ नंबर ऑफ रीजंस और उसकी बैकग्राउंड में फिर ये यूक्रेन रशिया वॉर भी थी। मैं उस तरह जाना नहीं चाहता, मैं रहना आपकी हिंदुस्तानी सियासत पे ही चाहता हूँ। तो ये अदर फैक्टर्स ऐड हो गए, अदर फैक्टर्स ऐड तो हो गए। इस पे रोशनी डालिएगा। ये हमारे लिए तशवीश की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि बंगाल में इस तरीके से हुकूमत का तख्ता पलट जाना और फिर हसीना वाजिद का यहाँ आ जाना, ये हमारे मुल्क के बॉर्डर्स पर तशवीश की बात है। हम अपने मुल्क में ये बात कहते रहे हैं और सरकार से भी कहते हैं कि हम अभी वेस्टर्न बॉर्डर पर पीसफुल नहीं हो पाए, कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी ये खुल रहा है। इसलिए हमें बहुत ही समझदारी के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को खुसूसन बांग्लादेश के ताल्लुक से बहुत सेंसिटिविटी के साथ हमें पैडल करना चाहिए। जो प्रोपेगेंडा यहाँ किया मीडिया का, वो प्रोपेगेंडा था, उसे सब लोग समझते हैं कि वो मीडिया का फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा था कि बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ वहाँ ज़ुल्म हो रहा है। यहाँ उसको सब लोगों ने समझा है और हुकूमत ने बहुत ज़्यादा उस पे कोई गुफ्तगू नहीं की। मीडिया करता रहा, हुकूमत ने कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू उसमें की नहीं है, हम समझते हैं। लेकिन हमारे लिए ये ज़िम्मेदारी है कि हम वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा दखल-अंदाज़ी ना करें। वहाँ पर जब भी इंतखाबात हों, एक 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 हुकूमत कायम हो, एक जमहूरी हुकूमत कायम हो और भारत के साथ उसके ताल्लुकात उस्तवार हों, ये हम सबकी ख़्वाहिश है और उसके लिए हुकूमत में कहीं न कहीं लोग काम ज़रूर कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। हुँ। अभी आपने ज़िक्र किया कि आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स कंफर्टेबल नहीं हैं, तो क्या पाकिस्तान को अभी भी एक आप देख रहे हैं एक प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट के तौर पे एक मुश्किल के तौर पे अपने लिए? देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हुँ, हमारे रोज़ाना हमारे लोग, हमारे आर्मी के लोग और हमारे जो शहरी हैं, उन पर कोई ना कोई हमला किसी न किसी सूरत हो ही जाता है और इतना पोरस बॉर्डर है कि उसको रोकने में अभी काफ़ी परेशान, हालाँकि हमारी आधी आर्मी वहाँ लगी है, तो ये तो बड़ी चीज़ है ना कि हमारी आधी आर्मी को एक पे लगना पड़े, तो ये मसला तो बहरहाल है और मैं समझता हूँ कि अब जबकि 370 खत्म हो गया, कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन बहुत जल्दी कश्मीर को जो भी हुकूमत आएगी वो स्टेटहुड देगी और मैं मुझे इस बात का भी यकीन है कि जब स्टेटहुड कश्मीर को मिलेगा, तो उसे स्पेशल स्टेटस भी मिलेगा। हमारे यहाँ हुँ, एक प्रोविज़न है आर्टिकल 371 तो 370 कश्मीर को मिला हुआ था, 371 हमारे 11 रियासतों को मिला हुआ है। वो हुँ, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी रियासतें हैं, उनको है और कुछ जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, उनको मिला हुआ है। तो वहाँ हुँ, पर जब 371 किसी स्टेट को मिलता है, तो वहाँ ज़मीन खरीदने और बेचने के इख्तियारात स्टेट के बाहर के लोगों को नहीं रहते, ख़त्म हो जाते हैं। स्टेट के ही लोग आपस में खरीदते हैं और कल्चर को प्रिज़र्व करने के इख्तियारात उस रियासत को मिल जाते हैं। बहुत सी ऑटोनॉमीज़ हैं, जो रियासत को मिल जाती हैं। तो मुझे इस बात का यकीन है कि थ्री ये स्टेटहुड मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर को और 371 के तहत उसे वो स्पेशल स्टेटस जो दीगर 11 रियासतों को इस मुल्क में हासिल है, कश्मीर को भी हासिल हो जाएगा। जी, तो बहुत-बहुत कश्मीर शुक्रिया। को अब पाकिस्तान का कोई स्टेक नहीं रहा। मेरा अब बहुत ज़माने से पाकिस्तान इस मामले में जो पॉलिसी अपनाता रहा है, वो बेअसर भी रही है। कोई नतीजा-ख़ेज़ी उसमें नहीं है। खुद पाकिस्तान के सियासतदानों ने कश्मीर को अपनी सियासत को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया कश्मीरियों के और ये बात कश्मीरी भी समझ गए, इसलिए 60% से ज़्यादा पोलिंग हो रहा है। और एक बहुत बड़ा फ़र्क है, पीएफओ को के साथ अगर आप इंडियन कश्मीर का मुवाज़ना करें, तो डेवलपमेंट के फ्रंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे बहुत बड़ा एक गैप है, जो वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब आपके ये सारी इस गुफ्तगू का। इस गुफ्तगू को हम चाहेंगे कि ये जारी रहे। ज़हन में मैं ये भी सवाल उठा था कि इस वक़्त जो यूएसए को लेके और बांग्लादेश को लेके बांग्लादेश से लिंक्ड यूएसए को लेके स्पेशली जो हिंदुस्तान में बातें हो रही हैं, कुछ तशवीश का इज़हार किया जा रहा है उनके रोल पे, उनके उनके असर पे।
हिंदुस्तानी मामलात में, इस पे अगली नशिस्त में मैं चाहूँगा कि हम गुफ्तगू करें। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जॉइन करने का और आप लोगों के देखने का। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।